तो स्टार्ट करते हैं द लास्ट इमोर्टल का एपिसोड नंबर 18 यानी कि 18। तो एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में आप देखते हैं कि जो गुजिंग होता है ना वो अपने कमरे में होता है और वो कुछ दस्तावेज जांच कर रहा होता है। तभी एक छोटा सा मच्छर नुमा कुछ चीज आता है और उसे काट लेता है। जैसे वो उसके गले पे काटता है गुजिंग को है ना नींद आ जाती है। वो बड़े जोर से मतलब एकदम भ्रम में हो जाता है या फिर नींद में हो जाता है, सो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे चारों कॉमेडियन आ गए हैं यानी कि होंग ही, यांग शुआन, रेड पत्थर और साथ में यीन। ये कहती है कि अब हमारा काम हो चुका है, लगता है इन मतलब गुजिंग सो चुका है। वो जाके गुजिंग को जगाने का प्रयास करती है और कहती है कि हाँ ये सचमुच में सो चुका है, तो अब जल्दी से हम इसके सपने को चुरा लेते हैं, मतलब ले लेते हैं। ये लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब उसके सपने को जल्दी इकट्ठा करो। वो क्या करती है, जो लौकी का अस्त्र होता है उस लौकी अस्त्र से उसके सपने को इकट्ठा करने लगती है, मतलब उसके सपने को अपने उस लौकी अस्त्र में ले लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ये काम पूरा होता है ना, गुजिंग को होश आने लगता है। ये तीनों लोग बस आराम से बैठ के देख रहे होते हैं। इन कहती है कि अब हमने इसके सपने को इकट्ठा कर लिया और मैंने लॉक कर दिया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अभी ये लोग जाते हैं, इससे पहले हम देखते हैं गुजिंग को होश आ जाता है। गुजिंग को जैसे ही होश आता है ये लोग सभी लोग छिप जाते हैं। छिपते कैसे हैं, वहीं पे मतलब वहीं टेबल के आसपास ही सभी लोग छिपे रहते हैं। गुजिंग सोकर उठता है तो कहता है कि अरे तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। सब लोग कोई ना कोई बहाना बनाने लगते हैं। जैसे यांगशुआन कहती है अरे मैं तो यहाँ से गुजर रही थी। रेड पत्थर कहती है कि मैं तो बस यहाँ की चीजें देख रही थी। और गुजिंग मतलब होंगी कहता है मैं तो बस ये किताब लेने के लिए आया था, और वहां से भागने लगते हैं। उसके बाद वो कहता है कि इन तुम क्या करी हो, वो भी इस पोस्चर में, मतलब लौकी के साथ, और लौकी को अपने सर पे क्यों रखी हो। वो कहती है कि अरे इन लोगों ने कहा ना कि मेरे सर पे ये लौकी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, इसलिए मैं बस इसे लेकर ट्राई कर रही थी, और वहां से भागने लगती है। गुजिंग कहता है कि कुछ तो है जो ये लोग मुझसे छिपा रहे हैं, मुझे इन लोग से बात करनी होगी, और वहां से उठकर बाहर जाने लगता है। जैसे वो बाहर जाने लगता है तो वो देखता है कि हुआशु की जो नौकरानी होती है वो बहुत सारे सैनिकों के साथ वहां से जा रही होती है, बड़बड़ाती हुई कि जल्दी से हमें जाके हुआशु को ढूंढना है, वो बहुत बड़ी खतरे में पड़ जाएंगे। यहाँ पे गुजिंग उससे पूछता है क्या बात है, तो वो बताती है कि दरअसल बात यह है कि अंडरवर्ल्ड के जो राजा हैं वो जब आने वाले थे तो हुआशु राजकुमारी को पता है कि आप जो है वुटेंग ट्री की खोज कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड के राजा को खुश करने की कोशिश की, लेकिन इन वहां पे देरी से पहुंची, जिसकी वजह से मतलब थोड़ा सा नुकसान हो गया, मतलब थोड़ी सी लापरवाही बरत दी गई, और जो हुआशुन है वो सारा गुस्सा अपने ऊपर ले लिया कि वो सब उन्हीं की वजह से हुआ है, और वो वुटेंग ट्री को खोजने के लिए चली गई ताकि आपकी मदद हो सके, मतलब गुजिंग की मदद हो सके। गुजिंग कहता है क्या तुम सही कह रही हो, तो नौकरानी कहती है कि जी हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। तो गुजिंग कहता है इसका मतलब यह है कि यहाँ हुआशु ने जो कुछ भी किया था वो मेरे लिए कर रही थी, तो मुझे उसको ढूंढना होगा और वो खतरे में ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना होगा। आगे का सीन में हमें दिखाया जाता है राजकुमारी हुआशु को, और राजकुमारी हुआशु जो होती है वो वुटेंग ट्री के पास होती है और कहती हैं कि अब मैंने वुटेंग ट्री को ढूंढ लिया है, जैसा कि मैंने प्लान किया था। गुजिंग भी यहाँ पे आता ही होगा, मतलब गुजिंग जैसे ही आएगा मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं कितनी ज्यादा बेचारी हूँ। हम देखते हैं कि गुजिंग यहाँ पे आता है, चारों तरफ राजकुमारी हुआशु चीख रहा होता है। जो हमारी हुआशु होती है, मतलब राजकुमारी हुआशु, वो क्या करती है, अपना कुछ जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उस वुटेंग ट्री से ना उसकी आत्मा के सार को, मतलब इनकी आत्मा के सार को, फिनिक्स जेट को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहां पे आग लग जाती है बहुत भयानक सी, और इसके ऊपर यानी राजकुमारी हुआशु के ऊपर आगों का जो है भंडार, मतलब वो ऐसे करके उसके ऊपर हमला होने लगता है, जिससे पहाड़ों में बहुत तेज तेज का वो क्या बोलते हैं विस्फोट होता है, जिससे कि गुजिंग को पता चल जाता है कि हुआशु किस तरफ है और गुजिंग उसी तरफ आता है। गुजिंग उस तरफ आता है तो देखता है कि राजकुमारी हुआशु जो है वो खतरे में है, चारों तरफ से आग से घिरी हुई है। तो गुजिंग उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है और अपनी तलवार को फेंक देता है, जिससे कि क्या होता है वहां पे आग लग जाती है। आग को देखकर राजकुमारी हुआशु सोचती है कि क्या यहाँ की शक्तियाँ इतनी ज्यादा प्रभावशाली है कि इतनी जल्दी से आग लग गई, जिसकी वजह से गुजिंग आके उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, और उसे उठाकर वहां से लेकर जाने लगता है। यहाँ पे राजकुमारी हुआशु कहती है मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए इस वुटेंग ट्री को ढूंढूं जिससे तुम आत्मा के सार को ढूंढ सको। जिसकी वजह से हम गुजिंग को देखते हैं, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उस आग को बुझा देता है, और इन के यानी फायर फिनिक्स जेट का आखिरी आत्मा का सार जो भी आखिरी होता है, या उसके पहले वाला पांचवा जो भी होता है, उसके आत्मा के सार को इकट्ठा कर लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं हुआशु जब देख रही होती है ना, तो कहती है कि आखिर ये छोटा भगवान मतलब रियल है ये भगवान, इसीलिए तो इसकी शक्तियाँ इतनी ज्यादा प्रतिभाशाली है कि आग भी इसके ऊपर काम नहीं किया। आगे हम इन को देखते हैं, इन लाल पत्थर, होंगी, यांग शुआन, ये सभी लोग ना मैच मेकर के पास गए होते हैं और यहाँ पे गुजिंग के सपने को देखा जा रहा होता है। ये लोग देखते हैं कि गुजिंग का सपना इतना ज्यादा भयानक होता है कि उसने ना इन को पूरी तरीके से एकदम एक खलनायक ही बना लिया है, जहाँ पे वो खलनायिका बन के बैठी हुई है। कुछ लोग पकड़ के गुजिंग को लेकर आ रहे हैं कि चलो तुम्हें इनको किस करना है, मतलब उसका सपना बहुत ही ज्यादा बेतुका होता है, जिसमें इनको वो खलनायक समझ रहा होता है। यहाँ पे ये सभी लोग देखकर ये चीज हंस रहे होते हैं। यांग शुआन हंस रही होती है, होंगी कहता है कि गुजिंग ना सचमुच में सिर्फ अपने आप से ही प्यार करता है। और यहाँ पे जो लाल पत्थर होती है वो कहती है कि इन क्या तुम इतनी ज्यादा भयानक हो, मतलब वो तुम्हें ऐसा समझता है। हम देखते हैं कि वो लौकी का पत्थर जो होता है उसमें से वो अपने अपने को देखने का प्रयास कर रहे होते हैं, वहां पे जो भी बाबा होते हैं। तभी वो लौकी जो होता है ना वो वहां पे गिर जाता है। तो जैसे ही गिरता है इन दौड़ते हुए जाती है, कहते हैं कि ये ठीक तो है ना, क्या हुआ गुरुजी, सब ठीक तो है ना। तो बताते हैं कि दरअसल ये जो व्यक्ति है ना, जिस व्यक्ति का ये सपना है, उस व्यक्ति के मतलब जो स्नेह है, मतलब उसके अंदर जो प्यार भरा हुआ था ना, उसे अभी भी नष्ट नहीं किया गया है, उसे कहीं संभाल के रखा गया है। तो ये लोग कहते हैं कि लेकिन उसे कैसे पता लगाया जा सकता है। वो कहता है कि मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है
कि स्नेह को निकालने के लिए ना कुछ यंत्र वगैरह रखते हैं, और इसमें से पहला यंत्र एक बांसुरी है जो कि दाजी माउंटेन पे पाया गया है। तो यहाँ पे इन कहते हैं इसका मतलब दाजी माउंटेन से ही रिलेटेड है। तो लाल पत्थर जो होती है वो कहते हैं दाजी माउंटेन तो वही है जहाँ पे गुजिंग और इन रहते हैं, तो जल्दी हम लोग पता लगाने में मदद करेंगे। इन कहती है कि लेकिन मुझे इसके बारे में खबर देनी होगी। लाल पत्थर कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जल्द ही जाऊंगी और उसकी जो भी यादें वादे है ना वो जल्दी से वापस लेकर आऊंगी और जल्दी तुम्हें सब कुछ वापस लौटा दूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास होती है। आगे हम राजकुमारी हुआशु को देखते हैं जो कि बीमार लग रही होती है क्योंकि वो अभी अभी आई है ना। तो यहाँ पे गुजिंग कहता है कि अब आपको आराम करना चाहिए और वहां से जाने लगता है। तो जो राजकुमारी हुआशु होती है वो खांसने का नाटक करने लगती है। नौकरानी कहती है कि गुजिंग जी कि आप मेरे लिए राजकुमारी का ख्याल रखेंगे, मैं अभी कुछ दवाइयाँ लेकर आती हूँ, और वहां से चली जाती है। तो गुजिंग कहता है कि ठीक है तुम जाओ। जब वो चली जाती है नौकरानी, तो राजकुमारी हुआशु गुजिंग से चिपटने का कोशिश कर रही होती है, मतलब कह रही होती है कि देखा जाए तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, मैं तो आपकी मदद करना चाहती थी लेकिन मुझसे मतलब आपको परेशानी में ही डाला, मैं इनसे बहुत जेलस हूँ, पता है वो आपकी हमेशा मदद करती है, इतनी लापरवाह है, आप उसका इतना ख्याल रखते हैं, आप उसके बड़े भाई हैं और इतने अच्छे से उसका ख्याल वगैरह करते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं वैसे ही लापरवाह बनूँ, मेरे पिताजी बूढ़े हैं, मेरा ख्याल नहीं रखा, और साथ ही मेरा भाई वो भी बहुत ज़्यादा लापरवाह है, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा अलग बनना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हें पसंद आऊँ। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, मेरे जैसे व्यक्ति से तुम नफरत करते हो, तो मैं इनकी तरफ बनने के लिए तैयार हूँ। गुजिंग कहता है कि मुझे लगता है कि आपको पुरानी बातें भूल जाना चाहिए, पुराना जो कुछ भी हुआ ना वो सब अतीत में था, तो वो वहीं पे रहने दीजिए, फिलहाल आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, और मैं ऐसे किसी के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं सोचता हूँ, तो आपको भी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है आपको आराम करना चाहिए। और वो बाहर चला जाता है, जिसके बाद से हम देखते हैं कि राजकुमारी हुआशु मन में सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि इसका दिल जीतना इस बार और भी ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि अतीत में जो कुछ भी हुआ इसकी वजह से इसका दिल काफ़ी बुरी हद तरीके से टूटा हुआ है। दूसरे हिस्से में हम देखते हैं इन जो होती है वो बाहर आती है, तो देखती है कि राजकुमारी हुआशु के कमरे के बाहर ही गुजिंग रहता है। तो वो देखती है उसे, तो याद करती है कि कैसे जिस बाबा ने उसे देखा था, मतलब जो भी पंडित थे उन्होंने बताया था कि जल्दी से उसके स्नेह को, मतलब उसके प्यार को ढूंढना होगा, अगर जल्दी ऐसा नहीं किया उसके दिल में किसी और के लिए प्यार पनप गया तो फिर उस प्यार को ढूंढना मतलब बेकार होगा, उस प्यार को ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद से वो ये सब सोचकर बहुत ही ज्यादा सैड हो रही होती है और एक किनारे पे जाके बैठ जाती है और यांगशान उससे मिलने के लिए आती है। यहाँ पे जो यांगशान आती है ना, तो वो उसे समझाती है कि देखो गुजिंग, तुम्हें सैड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वैसे भी हमें एक रास्ता तो मिल ही गया ना, तो तुम जाओ, तुम एक काम करो, दाजी माउंटेन जाओ, वहाँ के भाइयों से पूछो, कोई ना कोई तुम्हें वो बांसुरी के बारे में बता ही देगा। इन कहते हैं कि लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद जो कुछ भी जियानजू के साथ हुआ, इनोही के साथ हुआ, वो सब सोच के ना बड़े भाई जो जियानसान है वो थोड़े से मतलब सैड रहते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि गुजिंग सब कुछ भूल गया तो ये सही हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे ये बांसुरी देंगे। यांगशान कहते हैं कि देखो, अगर हमें एक रास्ता मिल गया ना, तो अगर तुम दोनों का जीवन में साथ रहना लिखा है और उसमें बहुत सारे कष्ट भरे हो, तो क्या तुम उसके साथ रहना नहीं चाहोगे? इन कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसका साथ हर मरते दम तक दूंगी। तो वो कहती है कि तो बस इतना ही, जब तुम दोनों साथ होगे ना तो कितने कष्ट आएंगे, कितने क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब ना तुम दोनों को मिलकर डिसाइड करना है, उसे डिसाइड करना है, तुम्हें डिसाइड करना है। इन बाहरी लोगों को डिसाइड करने का क्या हक है? मतलब उसे सब कुछ याद आ जाए, उसके बाद से वो जो कुछ भी फैसला लेगा तुम मान लेना बस। तो इन कहती है कि हाँ तुम कह तो सही रही हो, लेकिन हम दाजी माउंटेन पे जाके उस बांसुरी को ढूंढेंगे कैसे? वो कहते हैं कि देखो तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें पता है 3 लाइव स्टोन के बारे में ना, वो वर्षों से इतने सारे लोगों का रिश्ता जोड़ चुकी है, तो इस रिश्तों को जोड़ने के लिए वो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेगी। इन खुश हो जाती है, कहती है कि तुमने सही कहा। जिसके बाद से हम देखते हैं 3 लाइव स्टोन को, वो जो होती है दाजी माउंटेन के बाहर ही होती है और किसी का इंतजार कर रही होती है, तभी एक लड़की वहां से जा रही होती है और 3 लाइव स्टोन को आइडिया आता है और वो छोटा सा पत्थर बनके उसके खैची में या डोलची जो भी होता है उसमें मतलब रूपांतरित हो जाती है पत्थर के रूप में और उसके साथ दाजी माउंटेन में एंटर कर देती है। आगे गुजिंग जो होता है ना, वो हुआशु के कमरे के बाहर होता है, तभी हुआशु के पिताजी यानी मोर राजा वहाँ पे आते हैं और गुजिंग उन्हें प्रणाम करता है। तो मोर राजा कहते हैं कि मैंने सुना मेरी बेटी घायल है, तो मैं उसे देखने के लिए चला गया। गुजिंग कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। वो कहते हैं खैर अभी मैं अपनी बेटी को देखने के लिए जाता हूँ। वो अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी आता है और गुजिंग को बताता है कि आप जिस एरो प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे वो बन चुका है। गुजिंग वहाँ से चला जाता है और मोर वंश के जो राजा होते हैं वो चले जाते हैं राजकुमारी हुआशु से मिलने के लिए। जिसके बाद से मोर वंश के राजा कहते हैं कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो मोर वंश की राजकुमारी एक साइड पर बैठ जाती है, अपनी नौकरानी को कहती है कि तुम बाहर जाओ और देखना कोई अंदर ना आए। जिसके बाद से ये दोनों लोग बातें करते हैं। यहाँ पे हुआशु के पिताजी यानी मोर वंश के जो राजा होते हैं वो हुआशु को बताते हैं अपनी बात की, कैसे वो आरू से यानी शैतानों से मिल चुके हैं और वो क्या क्या करना चाहते हैं। वो कैसे एरो प्रोटेक्शन जो एरो है वैसे ही एक एरो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये जो एरो आना ले जाकर उस जगह पे रख देना है। तो यहाँ पे जो हुआशु होती है वो कहती है लेकिन ये तो गलत है, मतलब शैतानों से हाथ मिलाना ये गलत है पिताजी। वो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन बेटी अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो तुम्हें 5 उच्च कोटि देवताओं में शामिल कर देंगे, वो लोग मदद करेंगे इस बारे में। हुआशु कहते हैं कि लेकिन ऐसे रहने का क्या ही फायदा, मतलब सबके नजरों में गिर तो जाएंगे। तो वो पिताजी बताते हैं कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग कुछ गलत नहीं करना चाहते। में हमें गुजिंग, इन, यांगशान और राजा लैंगफेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग बताते हैं कि वो जो तीर है मतलब जो भी ये प्रोटेक्शन एरो ये लोग बना रहे थे वो बनकर तैयार हो चुका है। तो राजा लैंगफेंग कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। राजा लैंगफेंग कहते हैं कि होंगी और मैं यांगशान
यांगशुआंग तुम्हें भी चलना चाहिए, हम सभी लोग मिलकर इस तीर को वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, मतलब तिजोरी के बाहर लगा देंगे, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखा जाए तो ये स्पिरिट प्रोटेक्शन एरो जो है वो जब तिजोरी के बाहर लगा दिया जाएगा तो उसके अंदर शैतानों का जाना नामुमकिन हो जाएगा। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जो मोर वंश के राजा होते हैं वो हुआशु को समझा रहे होते हैं कि कैसे इस एरो को उस एरो से, रियल वाले एरो से जाके बदल देना है, और इसमें हमारी मदद के लिए कोई ना कोई तो होगा। तो हुआशु कहती है कि देखिए पिताजी, अगर ये काम करना भी है ना तो मैं आपका ये काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस काम को मैं स्वयं नहीं करूंगी बल्कि किसी और से कराऊंगी। उनके कान में कुछ मतलब बताती है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लैंग फैंग होते हैं वो अपने राजा लोग से, जो भी लोग होते हैं, इन लोगों से बातें कर रहे होते हैं कि हमने कैसे कैसे काम करना है। हुआशु कहते हैं कि पिताजी, आपका ये काम मैं करूंगी लेकिन किसी और के हाथों कराऊंगी। अगर मैं खुद करूंगी पकड़ी जाऊंगी तो ये कुछ ज्यादा ही बुरा तरीके से हो जाएगा और सब लोग मेरे पे शक भी जल्दी कर लेंगे, इसीलिए आपको मेरा विश्वास करना होगा। उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है, जैसे करना चाहो वैसे कर सकती हो। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो देवता लैंगफेंग होते हैं ना, वो मतलब देवराजा लैंगफेंग वो अपने साथ जो यांगशुआंग होती है, यिन होती है, इन दोनों को लेकर तिजोरी के पास आते हैं और यहाँ पे बाहर होंगी खड़ा होता है। होंगी प्रणाम करता है, फिर ये लोग अंदर एंट्री लेते हैं और जो तिजोरी होता है उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। अब देवता लैंगफेंग जो होते हैं वहाँ पे एक सैनिक होता है, वो उनसे कहता है कि पहले आप जांच करें क्या चीज़ इस तिजोरी में रखने आए हैं। देवता लैंगफेंग ने वो एरो दिखाते हैं, जिसके वजह से वो सैनिक जो होता है वो पूरी तरीके से उसे जांच करता है और एक कहता है कि आध्यात्मिक एरो, ठीक है, आप अंदर एंट्री ले सकते हैं। देवता लैंगफेंग और होंगी ये दोनों लोग मिलकर इस दरवाजे को, मतलब ये जो भी तिजोरी होती है, ये लोग इस दरवाजे को दोनों लोग साथ मिलकर तोड़ते हैं, मतलब खोलते हैं। देखा जाए तो इन लोगों के पास ही शायद इसकी चाबी है। अब ये दोनों जैसे इस तिजोरी को खोलते हैं और यहीं पे होती है दूसरी तरफ हम देखते हैं हुआशु को। हुआशु जो होती है वो जाती है शस्त्रगाह के बाहर और अपनी एक लाल किसी कोई पट्टी वट्टी होती है वो अंदर जादू वादू कर देती है। अब वो लाल पट्टी जो होती है वो अंदर जाती है और एक बड़ा सा तलवार रखा होता है और उसमें आत्मा जागृत हो जाती है और वो तलवार मतलब ऐसे इधर उधर भागने लगता है। दूसरी सीन में हम देखते हैं देवता लैंगफेंग जो होता है यहाँ पे एरो को शिफ्ट कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे आता है फेंगमिन। फेंगमिन आके इन्हें बताता है कि राजा लैंगफेंग एक तलवार थी जो कि बहुत ही ज्यादा पुरानी और पुश्तैनी थी और वो तलवार उसकी आत्मा जागृत हो चुकी है, वो बहुत लोगों को घायल कर चुकी है, एक लोगों को तो सीने के आर पार हो गई और वो उस तलवार को कोई और कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है कि आपके अलावा वो कोई और कंट्रोल नहीं कर पाएगा और ये तलवार जो है शस्त्रगाह से ही गायब हुई है और बहुत ज़्यादा मुश्किल आन पड़ी है, तो आपको चलना होगा। देवता लैंगफेंग जो होते हैं ये सारा काम होंगी और यिन पे सौंप देते हैं, कहते हैं कि तुम दोनों को यहाँ पे संभालना होगा और यांगशुआंग से कहते हैं क्योंकि तुम वहाँ की प्रभारी हो, मतलब वो क्या बोलते हैं, शस्त्रगाह की प्रभारी हो, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और साथ में ही वो फेंगमिन से कहते हैं कि तुम यहीं पे रहो, इन दोनों की रक्षा करना, देखना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जिसके बाद से देवता लैंगफेंग जो होते हैं वो यांगशुआंग के साथ वहाँ से निकल जाते हैं और जैसे वो निकलते हैं होंगी और इन उन्हों प्रणाम करते हैं और दूसरी तरफ जो फेंगमिन होता है ना वो जादू करता है और वहाँ पे जो भी अस्त्र लगा होता है, मतलब वो क्या बोलते हैं, एरो, जो एरो होता है ना उसे तुरंत बदल देता है अपनी जादुई शक्ति से। और होंगी जैसे दूसरी तरफ मुड़ते हैं, फेंगमिन उस एरो को चुरा चुका होता है। ये लोग कहते हैं कि मतलब जो फेंगमिन होता है वो कहता है कि अंदर जाना किसी को भी अलाउड नहीं है, तो आप लोग अंदर जाइए क्योंकि आप लोग यहाँ के प्रभारी कार्यकर्ता हैं, तो मैं यहाँ पे बाहर आप लोग का इंतजार करूंगा। और जैसे ये दोनों लोग अंदर जाते हैं, फेंगमिन जो होता है, मतलब लिंगफेंग जो होता है, वो उनके पीछे एक जादुई कुछ हथियार छोड़ देता है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जो इन होती है और होंगी होता है, ये लोग अंदर जाकर जो भी सामान वामान रखना होता है, मतलब वो जो एरो होती है उसे जाकर एक जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। और होंगी सोचता है कि वो रिंग कहाँ है जो कि मेरे पिता की थी, मतलब वो हथियार। जिसके बाद से वो इधर उधर ढूंढने लगता है और वो जाके उस हथियार को फाइनली ढूंढ लेता है। इन पहुंचती है, कहती है कि क्या तुम इसे लेने वाले हो? वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी हम दोनों इस तिजोरी में एंटर किए हैं, अगर मैं इसे लेकर जाता हूँ तो सबको पता चल जाएगा। इसीलिए एक दिन जब मैं पूरी तरीके से मतलब अपना उस पर वर्चस्व पे हासिल करूंगा, अपने हिसाब से हासिल करूंगा कि खुश होकर राजा मुझे खुद ये हथियार दे देंगे, मेरे पिता का ये हथियार। तभी हम देखते हैं कुछ हलचल होने लगती है और वो हथियार जो होता है इधर उधर उड़ने लगता है और एक हथियार आता है, वहाँ पे कुछ बीज होते हैं, वो बीज चुरा के वहाँ से लेकर भाग जाता है। और ये जो होंगी के पिता का जो भी हथियार होता है ना, ये भी मतलब अपने आप ही वहाँ पे उड़ने लगता है, गायब होने लगता है। इन कहती है कि ये क्या हो रहा है, क्या इसने अपने मालिक को पहचान लिया? वो कहता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। और वो चारों तरफ देखने लगता है, वो देखता है कि अंदर में कोई और ऐसी रिंग नुमा हथियार है जो कुछ चुरा कर लेकर भाग रहा है। जैसे ही होंगी ऐसा देखता है, वो उसका पीछा करता है तुरंत और इन भी उसके पीछे पीछे जाती है। ये लोग बाहर आते हैं तिजोरी से, तो होंगी वहाँ पे आता है तुरंत और वहाँ से गायब हो जाता है। इन आती है तो फेंगमिन से, मतलब जो भी लिंगफेंग होता है, फेंगमिन होता है, उससे पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ फेंगमिन, क्या कोई आया था यहाँ पे? वो कहता है कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होंगी जो होता है वो उसका पीछा कर रहा होता है, वो वहाँ पे पीछा करते हुए जा रहा होता है। तभी वहीं पे रुओ आती है। रुओ जो होती है होंगी से मिलती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है कि चाची जी आप यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब मौसी आप यहाँ पे क्या करिए? वो कहती है कि है मैं तो यहाँ पे समारोह के लिए आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे स्वर्गलोक में क्यों भटक रहे हो? तुम्हें पता नहीं, अगर लोगों को पता चल गया कि तुम शैतान लोग से हो तो तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा? वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पे काम करता हूँ और थोड़ा सा मैं मतलब थोड़ा सा समय बिता रहा हूँ। अच्छा ये बताइए आपने कुछ असमंजस चीज़ देखी, मतलब यहाँ पे कुछ अजीब देखा किसी को आते जाते? वो कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। वो कहता है कि ठीक है, तो मैं अभी चलता हूँ और मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने पिता के द्वारा खोया गया मुख विनाशक यंत्र जो है उसे पाना चाहता हूँ और मैं पूरी मेहनत करूँगा उस यंत्र को पाने के लिए। और हाँ, मैंने
पता लगाया है कि जो हंगरुओ थी, जो जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि परी लोग का कोई हाथ नहीं है। वो कहती है कि अच्छा, तो परी लोग का हाथ अगर इसमें होगा तो वो लोग क्या सामने से आके तुम्हें बताएंगे कि हमारा ही हाथ है? वो कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मैंने जांच की है, जहाँ तक मुझे पता चला है परी लोग का कोई हाथ नहीं है। आगे भी मैं जांच कर रहा हूँ पूरी तरीके से, जैसे पुष्टि हो जाएगी और मुझे मुख विनाशक यंत्र मिल जाएगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इन लोगों को बता दूँ, मैं बता दूंगी कि तुम कौन हो? वो कहती है कि कहता है कि नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आपको पता है ना मौसी जी, अगर इन लोगों को पता चला कि मैं राक्षस लोग से हूँ तो वो लोग इनको भी दोषी ठहराएंगे और उसे भी बुरा भला कहेंगे, इसीलिए कृपया आप मेरी काम में भी बाधा मत कीजिए, ठीक है? मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, हम होंगरुओ को देखते हैं, वो क्या करती है, वो जादुई यंत्र को बुलाती है और वो जो बीज चुराए होते हैं इसे ले लेती है। मतलब ये बीज चुराने का काम तो रुओ का ही था। आगे की सीन में हम देखते हैं तिजोरी के बाहर इन और फेंगमिन खड़े होते हैं, तो वहीं पे होंगी आता है, तो इनसे पूछता है कि सब ठीक है ना? इन कहती है कि तुम बताओ सब ठीक है ना? वो कहता है कि हाँ, वहाँ पे मेरी चाची मिली थी और वो, लेकिन वहाँ पे कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं था। फेंगमिन कहता है कि मुझे भी कुछ गड़बड़ नहीं लगा, क्योंकि मैं बाहर ही खड़ा था और वैसे भी मतलब ये जो तिजोरी है इसके बाहर इतने सारे सैनिक हैं, कुछ गड़बड़ कैसे हो सकता है? तिजोरी इतनी ताज़ा प्रतिबंधित तरीके से बंद है। वो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक कह रहे हो। जिसकी वजह से सीन कट होता है। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है समारोह का, जहाँ पे सभी लोग पहुंचे होते हैं। राजा लिंगफेंग जो होते हैं वो सबसे कहते हैं कि यहाँ पे दानव का राजा लिंग सिंह और अंडरवर्ल्ड के राजा, ये सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और मैं इन दोनों राजाओं का स्वागत करता हूँ। और मैं लिंगफेंग सर का राजा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज का ये समारोह इसलिए रखा गया है कि तीनों वर्ल्ड में यानी तीनों लोकों में कभी भी कोई भी लड़ाई ना हो। इसके लिए मैं दानव के राजा लिंग सिंह को उनकी एक हड्डी, मतलब उनकी जो पुरानी प्रजातियों का एक बहुत बड़ा हथियार हुआ करता था, ये हथियार मैं उन्हें लौटाना चाहता हूँ। और उसके मुख के अंदर वही जो एरो होता है वो डाल देते हैं और कहते हैं कि राजा लिंग सिंह को मैं ये लौटाना चाहता हूँ ताकि आगे से हमारी लड़ाई ना हो। दानव राजा लिंग सिंह जो होते हैं वो राजा लैंगफेंग को धन्यवाद करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी इस उदारता के लिए बहुत बहुत मतलब धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी उदारता दिखाई और हमारे राक्षसों यानी दानव लोग पे इतना ज़्यादा उदारता दिखाया। मैं आपका इस बात के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और साथ ही मैं वादा करता हूँ कि हमारे लोग से, मतलब दानव क्षेत्र से कभी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति यानी कोई भी राक्षस आप लोगों के ऊपर यानी परी लोग के ऊपर कभी भी हमला नहीं करेगा। अंडरवर्ल्ड के राजा बस चुपचाप यहाँ पे बैठे सारी चीज़ें देख रहे थे, तभी हम देखते हैं अचानक से वो जो भी पत्थर वत्थर होता है, जो भी वो मुख वगैरह होता है ना, वो फूट जाता है यानी ब्लास्ट हो जाता है। और ये जो ब्लास्ट होता है राजा लिंग सिंह यानी दानव के राजा लिंग सिंह का धरोहर होता है। दानव राजा लिंग सिंह जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि लैंगफेंग, क्या आप हमारी बेइज्जती करना चाहते थे? हम राक्षसों, हम दानव की आप बेइज्जती करना चाहते थे? ये हमारी पुरखों की धरोहर थी जो आपके तिजोरी में बंधी हुई थी, लेकिन आपने उसे देने के बहाने यहाँ पे तोड़ दिया। आप क्या दिखाना चाहते थे? यहाँ पे जो वो होती है वो कहते हैं कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि तीनों लोग में आप सबके स्वामित्व वो निर्धारित करते हैं, आप सबके स्वामी, आपसे बड़ा कोई है नहीं। मतलब ये सभी लोग आक्रामक हो जाते हैं। तो दानव राजा लिंग सिंह जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारी सेना जो है तैयार है, हम आपके ऊपर हमला करने के लिए विवश है, क्योंकि आपने हमारे साथ ऐसा काम किया है। राजा लैंगफेंग कहते हैं कि देखिए राजा लिंग सिंह, आप थोड़ा सा शांति रखिए, मतलब थोड़ा धीरा धीरे, कुल जो कुछ भी हुआ ना ये कुछ गड़बड़ी के कारण हुआ है। और वो पूछताछ करने लगते हैं। यांग शुआन सामने आती है। सबसे पहले तो हमारा गुजिंग सामने आता है और वो बताता है कि देखिए राजा साहब, जरूर कोई गड़बड़ी हुई है, मैं पूरी इसकी जांच करूंगा। जिसके वजह से यांग शुआन को बुलाया जाता है, क्योंकि यांग शुआन जो शस्त्रगाह की प्रभारी है और ये जो तीर जो रखा गया था वो इन के द्वारा रखा गया था और यांग शुआन उसकी भी मालिक है, मतलब प्रभारी है। यहाँ पे यांग शुआन से भी पूछताछ की जाती है। सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और सब मिलाकर कंक्लूजन ये आता है कि इन सबकी जो वो कारगर है ना वो इन है। इन ने ये सब कुछ किया है क्योंकि लास्ट टाइम वही तिजोरी में गई थी, उसी ने सामान एरो वगैरह रखा था, तो हो सकता है उसी ने गड़बड़ी की गई हो। इन जो होता है, मतलब जो गुजिंग होता है वो बार बार उसका साथ देता है, कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके वजह से वो कहता है कि एक मिरर है, उसको बुलाकर मतलब उस मिरर से सारी सच्चाई सामने लाई जा सकती है। तो वहाँ पे जो राजा के जो देव लोग होते हैं वो देवगढ़ आते हैं और वो मिरर दिखाते हैं, वो मिरर भी टूट चुका होता है। तो ये सब मिलकर फिर इनके ऊपर हमला करने लगते हैं, कहते हैं कि ये सारी चीजें इनकी ही गलती है क्योंकि इनके ही द्वारा ये सब कुछ किया गया है। होती है वो भी पूरी तरीके से इनको ही कह रही होती है कि इन ही लास्ट टाइम देखी गई तो इनके द्वारा ही किया गया हुआ, और वो भी इनको कहती है, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग शामिल होते हैं, वो सभी लोग इनके ऊपर लगा रहे होते हैं कि इनकी ही दोषी है, इनके वजह से ये सब हुआ है। लेकिन गुजिंग उसका साथ देता है और कहता है कि मैं दाजी माउंटेन में इन मेरे साथ रही है और वो ऐसा कोई भी गलती नहीं कर सकती और मैं उसके साथ हूँ, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। जिसके वजह से हम देखते हैं कि जो हुआशु होती है अपने नौकरानी को इशारा करती है, उसकी नौकरानी वहां से चली जाती है। यहाँ पे सभी लोग इनको दोषी ठहरा रहे होते हैं, तभी लेडी होंगचो आती है। लेडी होंगचो के आते ही सब लोग उनको प्रणाम करते हैं और ये देवदूत है, तो देवदूत से कहते हैं कि आप यहाँ पे, कहते हैं कि हमें यहाँ से आई और मैंने सारी बातें सुन ली है। तो सारा कुछ सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ। और यांग शुआन से कहती है, राजा लिंगफेंग से कहती है कि राजा लिंगफेंग, पहले ये बताइए आप उसके प्रभारी थे, आप वहाँ पे वो हथियार रखने जाने वाले थे, तो आप वहाँ से क्यों लौट आते? वो बताते हैं कि मैं और यांग शुआन वहाँ से इसलिए चले आए क्योंकि एक तलवार था जो कि वहाँ से गायब हो चुका था और वो अपने वो आपे से बाहर था और बहुत सारे लोगों को घायल कर चुका था। तो वो कहती है कि बताइए उसका प्रभारी कौन था उस तलवार को? तो वो लोग बताते हैं कि यांग शुआन, क्योंकि वही शस्त्रगाह की प्रभारी थी और शस्त्रगाह में ही वो तलवार रखा गया था। जिसके बाद से ये बात आती है फिर इन के ऊपर कि इनकी ही गलती थी क्योंकि यांग शुआन उसकी
प्रभारी थी और वहाँ पे देख रेख शस्त्रों का देख रेख इन किया करती थी। तो इनके ऊपर क्या दिया जाता है और सब लोग कहते हैं कि इनको पकड़ के लाना चाहिए, उसे ही दोषी ठहराना चाहिए। राजा लिंगशेंग जो होते हैं वो कहते हैं कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर बस ऐसे ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर बातें मर रहे हो और ये कह रहे हो ये दोषी है वो दोषी है, मुझे सफाई चाहिए। देखिए राजा लिंगफेंग, अगर ये सफाई नहीं मिली तो हमारे जो सैनिक है वो तैयार है और हम आप लोगों के ऊपर हमला कर देंगे। स्वर्गलोक पे हमला करने के लिए हम लोग मजबूर है, तो हमें और भी ज्यादा मजबूर मत कीजिए, जल्दी से मुझे स्पष्टीकरण दीजिए और पूरी तरीके से सफाई दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। मतलब ये राजा लिंगसेंग जो होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, आरू और वो सब लोग गुस्सा हो रहे थे। राजा लिंगफेंग जो होते हैं मामले को संभालते हुए कहते हैं कि देखिए राजा लिंगसेंग, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी सफाई दूंगा और हाँ आप लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए मैं इस स्वर्गलोक से दूरी पर 5 कोच की दूरी पर या कुछ दूरी पर आपको एक जमीन का टुकड़ा देता हूँ जो बहुत बड़ा होता है, भारी इलाके में माउंटेन टाइप का होता है। वो कहते हैं कि मैं दानव लोग को देता हूँ, आप लोग लेकर जाइए, लेकिन कृपया आप लड़ाई वड़ाई की बात मत कीजिए। आरुओ जो होती है अब अपने मन में सोचती है कि अगर ये जमीन का टुकड़ा जो भी पत्थर जो पथरीला शहर दे रहे हैं वो तो मतलब इस लोक से परिलोक से बहुत ज्यादा दूर है, तो मैं इन लोगों के ऊपर कंट्रोल कैसे कर पाऊंगी, इसलिए मुझे कुछ और खेल खेलना होगा। और वो और भी मांग करती है। राजा लैंगफेंग कहते हैं कि देखिए आप लोग की जो भी मांग होगी वो पूरी की जाएगी, लेकिन फिलहाल इस मामले की जांच करने दीजिए। लिंगसेंग कहते हैं कि ठीक है इस मामले की जांच कीजिए और पूरी तरीके से स्पष्टीकरण अगर मुझे नहीं मिला तो मेरे दानव लोग के जितने भी दानव वो सभी लोग तैयार है, आप लोग के ऊपर हमला कर देंगे। राजा लैंगफेंग भी यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं इन को, इन जो होती है शस्त्रगाह में होती है और यहाँ पे लौकी जो होता है वो दौड़ता हुआ आता है। लौकी शस्त्र जो होता है और कहता है कि इन वो लोग को तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। इन कहती है कि लेकिन क्यों, और लौकी शस्त्र जो होता है उसे सब कुछ बता रहा होता है और इन बहुत ही ज्यादा चकित हो जाती है कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड ये पे समाप्त होता है। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो के लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत बनाना। और सुनो, वो क्या है ना, मेरे में रिचार्ज नहीं है तो जब भी नेट मिलता है तो मैं अपलोड कर देती हूँ, तो जब भी टाइम मिला करे देख लिया करो। ओके, बाय बाय।